एक तरफ है माइक्रोसॉफ्ट, $5.94 बिलियन का रेवेन्यू, 19% पीसी मार्केट पर कब्जा, और बिल गेट्स जो उस वक्त पूरी दुनिया का सॉफ्टवेयर तय करते थे। दूसरी तरफ है इंटेल, $25 बिलियन का रेवेन्यू, $71 बिलियन का वैल्यूएशन और दुनिया की 84% कंप्यूटर पर उनका ही चिप। और तीसरी तरफ वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर, वो ताकतवर इन्वेस्टर जो एक छोटी सी कंपनी के सीईओ को रोज फोन करके कहते थे कि बंद करो ये पागलपन। और इन सब के बीच अकेला खड़ा एक आदमी, जेसन हुआंग, सिर्फ 35 एम्प्लॉयज, 30 दिन का कैश और एक ऐसी चिप जो अभी तक बनी ही नहीं थी। यानी दुनिया की 3 सबसे पावरफुल फोर्सेस एक साथ एक अकेले इंसान के खिलाफ खड़ी थी। और आज वही इंसान $4.2 ट्रिलियन की कंपनी का फाउंडर है। माइक्रोसॉफ्ट से भी बड़ा, इंटेल से भी बड़ा, यहाँ तक कि एप्पल से भी बड़ा। NVIDIA. What I can. And it changes everything. तो सवाल ये है, जब पूरी दुनिया जेसन के खिलाफ खड़ी थी तो आखिरकार वो जीते कैसे? आखिर जेसन ने इन तीनों दिग्गजों को धूल चटाने में कौन कौन से खुफिया दांवपेच खेले, जिसने पूरे टेक इंडस्ट्री का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया? और सबसे बड़ी बात, ये पूरी कहानी से हमें अपने लाइफ में कौन से बड़े डिसीजन लेने के लिए मजबूर करते हैं, यही सब कुछ जानेंगे वीवो स्कूल की आज की इस धमाकेदार बिजनेस के स्टडीज में। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जहां इन 3 महाशक्तियों का राज हुआ करता था। बात है साल 1993 की। उस वक्त सिलिकॉन वैली में एक ऐसा खतरनाक गठबंधन था जिसे लोग विटल कहते थे। विटल यानी विंडोज प्लस इंटेल, मतलब सीधा था माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बनाएगा, इंटेल चिप्स बनाएगा और दोनों मिलकर पूरी टेक दुनिया को उंगलियों पर नचाएंगे। हालत ये थी कि इंटेल के पेटियम प्रोसेस दुनिया के 84% कंप्यूटर्स पर थे और माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 93% पीसेस पर चल रहा था। अब आप खुद सोचिए, जब ये दोनों मिल जाए तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। किसी ने नए प्लेयर का टिक पाना तो दूर, मार्केट में आने के बारे में सोचना भी नामुमकिन था। और जानते हैं, इन दमघोटू दुनिया में 3 लोग एक कोने में बैठकर एक ऐसा अजीबोगरीबो सपना देख रहे थे जिस पर कोई यकीन भी नहीं करता था। जेसन हुआंग, क्रिस मैलाचोस्की और कर्स्टिन प्रियम्स, तीनों बिल्कुल कंगाल और तीनों इंजीनियर। और इन तीनों की नज़र एक ऐसी चीज़ पर थी जिसे उस वक्त कोई भी सीरियसली नहीं लेता था, वीडियो गेम्स। हाँ, वही चीज़ जिसे लोग बच्चों का टाइम पास समझते थे। लेकिन जेसन का लॉजिक बहुत सिंपल था। उनका मानना था कि गेम्स में कैलकुलेशन होती है, बहुत सारी और बहुत फास्ट। जैसे जेसी मोरियो 64 चलने के लिए 10 करोड़ कैलकुलेशन पर सेकंड चाहिए, माइनक्राफ्ट के लिए 1 अरब कैलकुलेशन और कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए तो भाई 36 ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड की जरूरत होती है। जेसन ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने सोचा कि अगर कोई चिप इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर सकती है तो वो चिप दुनिया का कोई भी काम कर सकती है। रॉकेट्स, रोबोटिक्स, मेडिसिन, एआई, कुछ भी। यही था जेसन का वो मास्टर स्ट्रोक। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ बड़ा करने निकलते हैं तो बड़े बड़े ठेकेदारों को मिर्ची लगती है। जेसन का ये दाव माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और फिर क्या था, माइक्रोसॉफ्ट ने एक छोटी सी चीटी को कुचलने के लिए अपना सबसे पहला और सबसे घातक वार कर दिया। The release of Windows 95 this week as it hit the store shelves after Experience the world of Windows 95. the official release of Windows 95 felt more like Academy Awards night than the launch of a new साल था 1995। एनवीडिया ने मार्केट में तहलका मचाने के लिए अपना पहला चिप लॉन्च किया।
NV1। ये एक ऐसी जादुई चिप थी जो ग्राफिक्स, साउंड और गेम कंट्रोल सब अकेले संभाल सकती थी। सेगा जैसी बड़ी गेमिंग कंपनी ने उनके साथ पार्टनरशिप कर ली और पूरी सिलिकॉन वैली ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि भाई मार्केट में कोई नया लड़का आया है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन तभी माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा क्रूर मूव किया जो एनवीडिया को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए काफी था। उन्होंने सितंबर 1995 में विंडोज 95 लॉन्च किया। डायरेक्ट एक्स अब सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। मान लो माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत बड़ा ताला बनाया और पूरी दुनिया से कहा कि भैया अगर विंडोज़ के घर में एंट्री चाहिए तो हमारी बनाई हुई ट्रायंगल चाबी ही चलेगी, इसके अलावा कोई भी चाबी इस ताले में फिट नहीं होगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। एनवीडिया उस वक्त एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा था। वो दुनिया को सबसे बेस्ट और असली दिखने वाले ग्राफिक्स देना चाहता था। इसलिए जेसन ने जो चाबी बनाई थी वो त्रिकोणी नहीं थी, वो गोल और घुमावदार थी। जेसन का सोचना था कि गोल चाबी से ग्राफिक्स ज़्यादा स्मूथ और रियलिस्टिक दिखेंगे। लड़ाई यही फंस गई। एनवीडिया अपनी गोल चाबी लेकर माइक्रोसॉफ्ट के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने अपना त्रिकोणी ताला दिखाने से भी मना कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया, रूल्स आर रूल्स, गोल चाबी बाहर फेंको वरना तुम्हारी दुकान बंद करो। नतीजा माइक्रोसॉफ्ट के उस एक सख्त नियम से एनवीडिया के उस गोल चाबी को एक झटके में कबाड़ बना दिया। ताला खुला ही नहीं, एक झटके में एनवीडिया के NV1 बिल्कुल बेकार हो गए। कंपनी पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर आ गई। उनके पास सिर्फ 30 दिन का कैश बचा था। इंजीनियर को नौकरी से निकाला जा रहा था, यहाँ तक कि ऑफिस की लाइट डिम कर दी गई ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल बचाया जा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जेसन अभी माइक्रोसॉफ्ट के इस सदमे से संभले ही नहीं थे कि अंधेरे में घात लगाए बैठा उनका दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन उन पर झपट पड़ा। अगर माइक्रोसॉफ्ट का वार काफी नहीं था तो दूसरी तरफ इंटेल भी अपना फंदा फैला चुका था। और इंटेल का एक बहुत ही सिंपल और क्रूर रूल था, मार्केट में जो भी नई चिप कंपनी सिर उठाए या तो उसे खरीद लो या उसे बुरी तरह से क्रैश कर दो या फिर उसे बुरी तरह से रीवेलेंट बना दो। जेसन बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर एनवीडिया कभी थोड़ी भी बड़ी होने लगी तो इंटेल उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इंटेल खुद भी जीपीयू मार्केट पर कब्जा करना चाहता था। और इसी घमंड में आगे चलकर 2006 में इंटेल ने प्रोजेक्ट लैरेबी लॉन्च किया ताकि वे सीधे एनवीडिया को टक्कर दे सके। इंटेल का कॉन्फिडेंस इतना साथ में आसमान पर था कि उन्होंने सोचा हम अपने पुराने सीपीयू से आर्किटेक्चर से ही जीपीयू बना लेंगे, हमें कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं है। नतीजा क्या हुआ कि बहुत बड़ा डिजास्टर। साल 2009 में लैरेबी को शर्मनाक तरीके से कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि इंटेल इतना एरोगेंस था कि उन्हें नया आर्किटेक्चर सीखना गवारा ही नहीं था। लेकिन याद रखिए, ये तो बात की बात थी। साल 1997 में इंटेल एक बहुत ही खूंखार जायंट था और एनवीडिया एक मरती हुई छटपटाती हुई स्टार्टअप। अब आप खुद को जेसन की जगह पर रख के देखिए। 30 साल का कैश बचा है, 2.5 लाख रिजेक्टेड चिप सामने पड़ी है और दुनिया के दो सबसे बड़े राक्षस माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल आपको कच्चा चबाने के लिए तैयार है। ऐसे में कोई भी नॉर्मल इंसान घुटने टेक देता, लेकिन जेसन ने यहाँ एक ऐसा पागलपन भरा जुआ खेला जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री के होश उड़ा दिए। पागलों वाला जुआ। जी हाँ, जब मौत सामने खड़ी हो, जेसन ने अपने सारे इंजीनियर्स को एक कमरे में बुलाया और उनसे एक ऐसी बात कही कि जिसे सुनकर पहले तरह जमीन खिसक गई। Reborn, that the company is renewed, that the entire technology industry is being completely reinvented. जेसन ने कहा, हम एक नया चिप बनाएंगे, वो भी रिकॉर्ड टाइम में, और सबसे बड़ी बात, हमें इसे बिना फिजिकल टेस्ट किए सीधा मार्केट में उतारेंगे। चिप इंडस्ट्री में ये बात
सुनना वैसे ही था जैसे कोई सर्जन आपसे कह दे, भाई मैं आपका दिल का ऑपरेशन तो करूंगा लेकिन बिना एनेस्थीसिया दिए। क्योंकि एक मॉडर्न चिप के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, मिलियंस ऑफ लॉजिक गेट्स होते हैं, हजारों आपस में जुड़े हुए रास्ते होते हैं और एक भी कनेक्शन गलत हुआ तो पूरी चिप कबाड़ है। एक भी लॉजिक गेट अपनी जगह से हिला तो चिप आग पकड़ लेगी। और सबसे बड़ा डर ये था कि ताइवान की TSMC कंपनी से सीधा मिलियंस चिप्स मैन्युफैक्चर होकर आने थे। यानी एक छोटा सा बग मतलब 10 लाख टूटी हुई चिप्स और मिलियंस ऑफ डॉलर का सीधा नुकसान। कंपनी का नामो निशान मिट जाता। लेकिन जेसन के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने रिस्क लिया और सिर्फ सॉफ्टवेयर सिमुलेशन में टेस्ट करके डिजाइन सीधे TSMC को भेज दिया। इसके बाद शुरू हुआ 8 हफ्तों का वो खौफनाक इंतजार। उन 2 महीनों में टीम का कोई भी बंदा सो नहीं सका। सबके मन में रोज यही एक सवाल गूंजता था, क्या हमसे कोई गलती हुई है? क्या हम बर्बाद होने वाले हैं? और फिर 8 हफ्ते बाद जब वो चीफ मैन्युफैक्चरर होकर वापस आई तो टीम ने कांपते हुए हाथों से पावर बटन ऑन किया। और जानते हैं क्या हुआ? चमत्कार। 0 बग्स, 0 ग्लिचेस, ग्राफिक्स इतनी खूबसूरत थे कि आंखें फटी की फटी रह जाएं। ये था रीवा 128, साल 1997 का वो धमाका जिसने टेक वर्ल्ड को हिला दिया। ये दुनिया का पहला ऐसा चिप था जो पूरी तरह से हार्डवेयर एक्सेलरेटेड 3D रेड रिंग कर सकता था। और सबसे बड़ी बात, माइक्रोसॉफ्ट के उसी स्टैंडर्ड यानी ट्रायंगल के साथ बना था। इस बार जेसन ने सही ताले में सही चाबी लगा दी। एनवीडिया मौत के मुंह से तो बाहर निकल गया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सांस चलते रहना और पूरी दुनिया पर राज करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जेसन अभी चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी उनके सामने तीसरा और सबसे खतरनाक दुश्मन आकर खड़ा हो गया। और ये दुश्मन कोई बाहर का नहीं था बल्कि अपने ही घर का था। साल 2006 आते आते एनवीडिया गेमिंग दुनिया का बेताब बादशाह बन चुका था। उनके GeForce ग्राफिक्स कार्ड हर गेमर के घर की शान थे। अंधाधुंध पैसा आ रहा था, कंपनी तेजी से ग्रो कर रही थी। लेकिन तभी जेसन के सिर पर एक सनक सवार हुई। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनके अपने सगे इन्वेस्टर यानी वॉल स्ट्रीट के उनका जानी दुश्मन बना दिया। उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म इवेंट किया, कूडा यानी कंप्यूटर यूनिफाइड डिजाइन आर्किटेक्चर। आसान शब्दों में कहे तो जेसन ने अपने गेमिंग चिप्स के दरवाजे साइंटिस्ट और रिसर्च के लिए खोल दिए। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल फ्री था, हर GeForce कार्ड के साथ मुफ्त। ये देखते ही वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े इन्वेस्टर भड़क गए। उन्होंने जेसन को फोन घुमाया और चिल्लाते हुआ कहा, ये क्या बकवास है? दुनिया में कोई भी बेवकूफ GPU या साइंटिफिक कोड नहीं लिखता। तुम ये करोड़ों रुपया नाले में बहा रहे हो। चुपचाप सिर्फ गेमिंग पर फोकस करो। नतीजा ये हुआ कि वॉल स्ट्रीट ने एनवीडिया से अपना हाथ खींच लिया। एनवीडिया की मार्केट वैल्यू शेयर मार्केट में ताश की पत्तों की तरह बिखर गई। सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर रह गई, यानी 70% वैल्यूएशन पूरी तरह से साफ। बड़े बड़े एक्सपोर्ट ने रिपोर्ट्स लिख दी थी कि जेसांग हुआंग का दिमाग खराब हो चुका है, वो कंपनी को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। अब ऐसे में कोई भी CEO होता तो डर के मारे घुटने टेक देता, कूडा को बंद कर देता। पर जानते हैं जेसन ने क्या किया? उन्होंने फोन कट कर दिया और कूडा के अंदर अपना और ज्यादा पैसा झोंक दिया। तो सवाल यह है, आखिर जेसन के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जो वॉल स्ट्रीट के उन शातिर दिमागों को नजर नहीं आ रहा था? जेसन ने एक ऐसा दाव खेला था जिसका नतीजा आने में पूरे 10 साल लगने थे। दरअसल जेसन एक बहुत ही गहरी चाल चल रहे थे। उनका लॉजिक एकदम साफ था।
उन्होंने सोचा कि अगर मैं हर सस्ते गेमिंग कार्ड में कूडा का सॉफ्टवेयर मुफ्त में डाल दूंगा तो यूनिवर्सिटी के वो यंग स्टूडेंट हैं वो अपने घर में नॉर्मल कंप्यूटर पर ही कूडा सीख जाएंगे और इसे सिर्फ इसलिए सीखेंगे क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और फिर जब भी कभी दुनिया में साइंटिफिक कंप्यूटिंग का बहुत बड़ा धमाका होगा तो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एनवीडिया के पास ही ऐसे डेवलपर्स होंगे जो उन पर काम करना जानते होंगे। हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास ऐसा कोई इकोसिस्टम होगा ही नहीं। एक ऐसा दाव था जो पूरे 10 साल लंबा था। एक ऐसा दौर जब दुनिया में एआई का नामो निशान नहीं था, कोई डिमांड नहीं थी, कोई भी मार्केट नहीं था। शुरुआती 2 साल में यानी 2007 तक सिर्फ 1.5 लाख डाउनलोड हुए, वो भी ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट थे। बिजनेस के नाम पर कमाई बिल्कुल जीरो थी। एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर रहा था, इंटेल अपने खुद का लैरोबी लगाने में मस्त था और वॉल स्ट्रीट लगातार अपना पैसा बाहर निकाल रहा था। लेकिन इन सब के बीच जेसन हुआंग बिल्कुल शांत बैठकर बिना विचलित हुए चुपचाप कूडा में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। वो कहते हैं ना कि वक्त हर एक चीज का हिसाब लेता है। जेसन का ये 10 साल का सब्र आखिरकार साल 2012 में एक ऐसे घटना के साथ खत्म हुआ जिसने पूरी दुनिया की आंखें खोल कर रख दी। साल 2012 यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, वहाँ के एक स्टूडेंट अपने माता पिता के घर में एक छोटे से बेडरूम में कंप्यूटर के सामने बैठा था। उनका नाम था एलेक्स क्रिजिस्की। उस लड़के के पास कोई बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर नहीं था। उनके पास थे 2 नॉर्मल एनवीडिया GTX 580 गेमिंग कार्ड, वही कार्ड जो बच्चे अपने घरों में कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे। एलेक्स ने कूडा की मदद से उन दोनों गेमिंग कार्ड पर एक AI मॉडल को ट्रेन किया था जिनका नाम रखा गया एलेक्स नेट। इसके बाद एलेक्स नेट ने इमेजिनेट कंपटीशन में हिस्सा लिया जो कंप्यूटर विजन और AI की दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल चैलेंज माना जाता था। और जानते हैं क्या हुआ? एलेक्स नेट ने उस कंपटीशन को इतनी भारी मार्जिन से जीता कि पूरी टेक इंडस्ट्री को साफ सूंघ गया। सब के सब सन रह गए। उस दिन पूरी दुनिया के दिग्गजों को एक बहुत ही कड़वी और सच्चाई समझ में आई कि अगर भविष्य में एडवांस AI बनाना है तो GPU के बिना बिल्कुल नामुमकिन है। और सबसे मज़ेदार बात, पूरी दुनिया में GPU किसके पास था? जी हाँ, अपने एनवीडिया के पास। वही कंपनी जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डायरेक्टएक्स से 30 दिन में बंद करने की साजिश रची थी। वही कंपनी जिसे इंटेल ने अपने साइज के दम पर डराया था। और वही कंपनी जिसे वॉल स्ट्रीट ने सिर्फ $1.5 बिलियन पर तड़पने के लिए छोड़ दिया था। वही कंपनी अब रातों रात पूरी मानव सभ्यता की सबसे ज़रूरी और सबसे कीमती कंपनी बन चुकी थी। और इन सब के बीच हमारे जेसन हुआंग कहाँ थे? ज़रा इन नंबर्स को देखिए। 1996 में नेटवर्क था $0, 1999 में $59 बिलियन और 2023 में पहुंच गया $44 बिलियन और 2024 आते आते $124 बिलियन और आज 2026 में $180 बिलियन के साथ वो दुनिया के 8वें सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। तो दोस्तों, इस पूरी हैरतअंगेज़ कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? सिर्फ एक और सबसे बड़ा सबक, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तो दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग ही होते हैं। पहले वो जो दुनिया का शोर सुनकर डर जाते हैं और अपना रास्ता बदल देते हैं, और दूसरे वो जो अपनी इनसाइड अपनी सोच इस कदर यकीन रखते हैं कि एक दिन वो पूरी दुनिया को गलत साबित कर देते हैं। जेसन हुआंग बिल्कुल उसी दूसरे टाइप के इंसान थे, क्योंकि जिद्दी लोग अक्सर अपने ईगो में अपनी गलतियां नहीं मानते। लेकिन जेसन ने जब देखा कि NV1 फ्लॉप हो गया तो उन्होंने अपनी गलती मानी और तुरंत नया चिप बनाया। जब उन्होंने देखा कि गेमिंग एक लिमिटेशन है तो उन्होंने कूडा बनाया।
वो अपने काम करने के तरीके में बहुत फ्लेक्सिबल थे, लेकिन अपने विजन को लेकर बिल्कुल चट्टान की तरह अनमूवेबल थे, जिसे कोई नहीं हिला सकता। और सच मानिए, ये ही वो इकलौती क्वालिटी होती है जो एक मरती हुई 35 लोगों के स्टार्टअप को एक दिन $4.2 ट्रिलियन का एक ऐसा साम्राज्य बना देता है जिसके सामने पूरी दुनिया घुटने टेकती है। अगर आपको जेसन हुआंग की इस कहानी से कुछ आपके लाइफ में डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपके लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट आया था जब पूरी दुनिया में आपसे कहा था कि बस करो, ये तुम्हारे बस की नहीं है, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी। डटे रहे। कमेंट में अपनी कहानी ज़रूर शेयर कीजिए।